शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं मलिक जमशेद और आज हम क्लास 10th का ऑफ मास सेक्शन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास सेक्शन बहुत ही अहम लॉ है और ये इक्विलिब्रियम को मज़ीद समझने में हमारी बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। ये शुरू करने से पहले कि लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है, इसे किसने पेश किया, हम जल्दी से इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन का, क्योंकि इसका जो अब तक हम पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जल्दी से मैं बता देता हूँ ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। आखिर क्यों इस लॉ की ज़रूरत पेश आई कि हमें इक्विलिब्रियम से मज़ीद आगे इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम ये पढ़ा हमने स्टार्ट में, मैं जल्दी से बताता आता हूँ, आपकी रिकॉल करवा देता हूँ जल्दी से। हमने रिएक्शन पढ़े थे, रिएक्शन दो तरह के थे। एक हमारे पास कौन था, एक रिवर्सिबल था रिएक्शन स्टूडेंट्स, और दूसरा हमारे पास रिएक्शन कौन सा था, वो इर्रिवर्सिबल क्या था, रिएक्शन था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन और इर्रिवर्सिबल, जो इर्रिवर्सिबल था इनके बारे में हमने ये कहा था कि ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं, इनकी यूनी डायरेक्शन होती है, उसके बाद इनको सिंगल एरो से शो करते हैं। और इसके बारे में हमने ये बोला था कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का कोई भी सीन इन रिएक्शन में नहीं होता। मतलब ये बात हमने यहीं पर ही ख़त्म कर दी थी। सो इर्रिवर्सिबल को हमने सिंपल जान लिया था। अब हमने फिर क्या पढ़ा था, इर्रिवर्सिबल जो रिवर्सिबल था इसमें हमने फिर दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है रिएक्शन, एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। तो ये दो रिएक्शन थे। इन दो रिएक्शंस का हमने ये बोला था कि जब ये दोनों रिएक्शंस आपके पास इसमें जब ये चलते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स जब बराबर हो जाता है तो हमने बोला था कि उसके अंदर क्या कायम हो जाता है स्टूडेंट्स, उसमें हमने ये देखा था कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने ग्राफ की भी हेल्प ली है। इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी देखी हैं जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद इक्विलिब्रियम को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हमने उसकी काफ़ी सारी मैक्रोस्कोपिक जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हमने क्या किए हैं, उनको डिस्कस किया है। यानी कि अब तक हम इक्विलिब्रियम के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं और हमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था। और इन रिएक्शंस को हमने ये भी कहा था कि ये रिएक्शन जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है, बस जितने रिएक्टेंट बनने होते हैं बन जाते हैं और जितने प्रोडक्ट बनने होते हैं वो क्या होते हैं, बन जाते हैं। स्टूडेंट, अब तक ये हमने पढ़ा है। आखिर लॉ ऑफ मास सेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई? अब ये इससे हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है जो कि इक्विलिब्रियम से मुतालिक है, इस रिएक्शन से मुतालिक बिल्कुल नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लें कि ये वाला लॉ जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। स्टूडेंट्स, ये पता होना चाहिए। और ऑटोमेटिकली उस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी होगा, तो यहाँ इक्विलिब्रियम भी इसके अंदर क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है लॉ ऑफ मास सेक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है। आखिर जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, ऐसी कौन सी बात है जो ये वाला लॉ प्रोवाइड करता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं एक जनरली रिएक्शन लेता हूँ, मान लीजिए ए और बी मिलते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, सी और डी बना देते हैं। ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं, सी और डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। जब ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं, जब ये कुछ देर के बाद आपस में मिलना शुरू होंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद रेट ऑफ रिवर्स शुरू होगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आपके पास क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उस स्टेज को हम किसका नाम दे देते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन मैं पहले ऐसे समझ लें कि इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि हमें क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आई कि हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को क्या है, पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है हमें दो एक्स्ट्रा बातें बताता है। एक हमारे पास कांस्टेंट के बारे में ये बताता है, कांस्टेंट के बारे में।
कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम स्टूडेंट्स मैं अभी इसको बताऊंगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं केसी। ये कांस्टेंट कब होता है? जब एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, पहले नहीं, इक्विलिब्रियम के मतलब ना उसके बनने से पहले ना बाद में, उस वक्त जब ये वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम उस वक्त एस्टेब्लिश हो चुका होता है, बन चुका होता है, उस वक्त एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का नाम होता है केसी। और वो केसी इतनी काम की चीज़ है, और उस केसी को हम इसी लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो केसी है इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, अभी तक हमें इतनी समझ आई कि इक्विलिब्रियम के वक्त एक कांस्टेंट होता है जो हमें लॉ ऑफ क्या देता है? मास एक्शन। ये लॉ हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में केसी हमें दे देता है। इस केसी का क्या फ़ायदा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम सिंपल स्टूडेंट्स को बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम के वक्त होता है, इस वजह से इसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा नाम होता है स्टूडेंट्स का? अभी हम सारा पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, मैं सिर्फ आपका एक स्केच बना रहा हूँ, आपकी माइंड में कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, ताकि कम से कम आपको इतना तो पता होना, इतना तो कंसेप्ट हो कि हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं। इक्विलिब्रियम तक समझने के बाद हमें केसी मिलता है जिसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस केसी के मेन जो दो फायदे हैं वो ये हैं, एक तो स्टूडेंट्स आपको ना ये उस रिएक्शन की डायरेक्शन बता देता है, और दूसरा उसकी एक्सटेंट, हद बता देता है। इसके ऊपर इम्पोर्टेंस ऑफ केसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट इसके ऊपर आएगा। अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि ये कैसे बताता है, हम ये सीख रहे हैं कि ये जो केसी हमें मिल रहा है ये इसी लॉ ऑफ मास एक्शन से मिल रहा है। अच्छा, डायरेक्शन में जल्दी से बता दे तो क्या बताता है? डायरेक्शन में स्टूडेंट्स ये बताता है कि ये जो रिएक्शन चल रहा है, मसलन आपके पास एक ये वाला काम मान लीजिए एक बीकर में हो रहा है, समझिएगा इस बात को। अब बीकर में अगर ये वाला काम हो रहा है, ए और बी यहाँ पर मिलके सी और डी बना रहे हैं, हमें कहते हैं कि आप इस तरह चेक करके बताओ ये फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में। अगर आपको उस रिएक्शन के केसी का पता चल जाए ना, आप इस रिएक्शन को चेक करके बता सकते हो ये रिएक्शन अभी फॉरवर्ड में जा रहा है, ये रिएक्शन अभी रिवर्स में आ रहा है, या इक्विलिब्रियम के ऊपर है। एक्सटेंट का क्या बता सकते हो? इसे देख कर बता सकते हो। आप सोचते हो कि सर ये जो रिएक्शन हो रहा है क्या ये अभी अभी शुरू हुआ है, ख़त्म होने वाला है, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, उसे बोलते हैं हद। डायरेक्शन में पढ़ते हैं फॉरवर्ड में जा रहा है, रिवर्स में, या इक्विलिब्रियम के ऊपर है। एक्सटेंट में पढ़ते हैं ये रिएक्शन अभी शुरू हुआ है, ख़त्म होने वाला है, अभी स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन चुके हैं, या भी रिएक्टेंट ज़्यादा पड़े, ये सारी उसकी हद बताता है कि अभी शुरू हुआ है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, या ख़त्म होने वाला है। तो ये देखें कितनी काम की जो 5-6 बातें हैं, ये हमारे लिए में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि एक रिएक्शन जो लैब के अंदर आप फ्लास्क के अंदर या उसके अंदर कर रहे हो, आपको ये पता चल जाए कि वो आगे जा रहा है, इस वक्त रिवर्स में है, फॉरवर्ड में है, ख़त्म होने वाला है, अभी शुरू है, तो बहुत काम की बातें हैं। तो ये सारी बातें इक्विलिब्रियम के टाइम जब ये कंडीशन होती है, उस वक्त एक कांस्टेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो ये वाली बहुत मज़े की बातें हमें क्या है जो है इंफॉर्मेशन देता है। ये कैसे देता है वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप ये सोच लें कि एक अहम पॉइंट ये हुआ कि ये जो केसी है, ये केसी हमें किससे मिलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन से मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। 3, 2, 1, 0। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद, इसकी जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंस कौन सी है? केसी ने इतने काम दिए, वो हमें किससे मिला? लॉ ऑफ मास एक्शन से। दूसरा, इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के मुतालिक बताता है। स्टूडेंट, मुश्किल नाम नहीं, आसान सी बात है। रेट इज़ नथिंग बट स्पीड, मतलब ये ज़्यादा और कुछ नहीं है। सिंपल आपको ये बताता है कि भाईजान
रिएक्शन की स्पीड कितनी है, ज़्यादा होगी, कम होगी, थोड़ी होगी, मतलब ये जो रिएक्शन चल रहा है ये कम स्पीड से चलेगा, स्लो से चल रहा है, कैसे होगा, ये सारी बात आपको बता देता है कि रिएक्शन की स्पीड। वो भी हम किससे नोटिस करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो मैं जल्दी से इसको रेस कर देता हूँ और मास एक्शन शुरू करते हैं। ये हमें दो बातें बताएगा, एक केसी के मुतालिक बताएगा जो कि हमें डायरेक्शन और उसकी हद के बारे में बताता है, और सेकेंड इसका है रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड, तेज़ से चलेगा, धीमे चलेगा, मतलब ये किस तरह का है, फॉरवर्ड ज़्यादा स्लो होगा, कैसे होगा, पूरी मुकम्मल एक रिएक्शन की जिसमें फॉरवर्ड भी होगा, रिवर्स भी होगा, ओवरऑल रिएक्शन तेज़ चलेगा या स्लो, वो हमें कौन बताता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है। तो मैंने आपको ये दो इंपॉर्टेंस इसके पॉइंट बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से लॉ ऑफ मास एक्शन शुरू करते हैं। इस सारी कहानी बताने का मकसद था ताकि आपके जहन में कंसेप्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि रट्टा लगाकर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हर चीज़ की एक वजह होती है। क्योंकि आप जब पढ़ते हो आपके जहन में कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अगर ये सवाल आपके जहन में आता है इसका मतलब है आप सही पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें दिया था, वैसे तो इनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, तो आपने सिंपल एक ही नाम याद था कि वो आपको याद रहे, मैं भी आपको कम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाहता। गोल्डबर्ग और वैग, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1864 में ये ला दिया था। कुछ बुक्स स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिसमें 1869 भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो है ना इसका 1864 ही क्या है, वो इसकी प्रपोज़ल की डेट है। बाद में उसमें थोड़ी बदलाव किए गए, मॉडिफिकेशन की गई, तो 1869, ये मतलब 5-7 साल में आप ये लिख दो ये भी चलेगा, ये लिख दो ये भी चलेगा। बस आप इतना समझें कि आज से कम 155-60 साल पहले की ही बात है। सो ये जो चीज़ है ये इस सन में दिया गया, आपकी बुक में 1869 लिखा हुआ है, 1864 कुछ बुक्स में भी है, तो दोनों ठीक हैं। एवरेज मतलब इसी टाइम में आपने, इसका मतलब ये कि एवरेज इस टाइम में दिया गया था। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम थोड़ा सा मज़ीद साबित कर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन वैसे तो आपकी बुक में इकट्ठे लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। इसकी पहली डेफिनेशन ये है, द रेट at which a substance reacts is directly proportional to its active mass। मैं भी ये सारी समझाता हूँ आपको। इसका पार्ट 1 है। इसकी सेकंड डेफिनेशन स्टूडेंट ये लिखी हुई है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its product of active masses of all elements। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को वैसे आपकी बुक में इकट्ठे लिखा गया, मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था कि इसको हम आसानी से समझ सकें। देखिए, इन्होंने यहाँ पर अभी एक लफ्ज़ रेट है, रेट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, वो स्टूडेंट्स क्या है, स्पीड है आपके पास। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड है एक्टिव मैस, इसको समझना ज़रूरी है। ये जो पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये ऐसे समझ लें एक इंडिविजुअली या एक रिएक्टेंट को समझने के लिए दी गई है, ठीक है। इंडिविजुअल एक रिएक्टेंट, मतलब ये इंडिविजुअली एक रिएक्टेंट को समझने के लिए दी गई। मैं भी सारा क्लियर करता हूँ, परेशान मत होइए। अभी आप सिर्फ देखते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जो सेकंड डेफिनेशन है, ये ऑल रिएक्टेंट के लिए, वो रिएक्टेंट्स किसी रिएक्शन में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मान लीजिए फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए,
वो कौन सा है, ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर देखें तो ये इसके सारे रिएक्टेंट कौन हैं, ये वाले हैं, ये आपके पास इसके 2 रिएक्टेंट हैं। और अगर इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअली अगर मैं सिर्फ एक को लूँगा तो पहले मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, जब मैं बी को लूँगा तो अलग मैं किसकी इंडिविजुअल, तो ए इंडिविजुअल एक है, बी दूसरा इंडिविजुअल है, और इस तरह से आर रिएक्टेंट में यहाँ पर मैं ए और बी दोनों की इकट्ठे बात करूँगा। अच्छा समझे, ये डेफिनेशन आपको बता क्या रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको 2 चीज़ें बताता है, एक केसी के बारे में जो कि वो डायरेक्शन और उसकी एक्सटेंट बताता है, दूसरा किसके बारे में बताता है आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड के बारे में। तो ये दोनों बातें भी रेट ऑफ रिएक्शन के मुतालिक हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस की बात है, ये रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन के ना 2 हिस्से हैं, एक फॉरवर्ड वाला, दूसरा। एक फॉरवर्ड वाला कौन सा है कि ए और बी मिलेंगे, वो मिल के क्या बनाएंगे, सी और डी बनाएंगे। रिवर्स वाला कौन सा है, रिवर्स में ये वाले जो होंगे प्रोडक्ट, पहले सी और डी मिलेंगे और क्या बनाएंगे, आपके पास ए और बी बनाएंगे। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, ए बी मिलेंगे तो क्या बनेगा, सी और डी। अच्छा, रिवर्स में क्या है, रिवर्स में सी और डी रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट कौन से बनाएंगे, ए और बी। अच्छा स्टूडेंट्स, ए और बी की कहानी ये है, वो ये कहना चाहता है कि इस रिएक्शन की स्पीड, अब 2 बातें, एक फॉरवर्ड आगे जाने की स्पीड है, दूसरी यहाँ से मैंने ये लिखा है वापस आने की स्पीड है। अब आगे जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड वो डिपेंड करती है इनके मास के ऊपर, मैसेज के ऊपर, और वो भी मैसेज कौन से, जिनको एक्टिव, एक स्टूडेंट्स होता है सिंपल मैस, ठीक है, एक सिंपल मैस होता है, दूसरा आपके पास है एक्टिव मैस। पहले तो इन 2 में फ़र्क समझ लें। आप अभी ये वाला रिएक्शन जैसे आपने लिया है, ए और बी लिए हैं, वो मिलके सी और डी बना रहे हैं मान लीजिए, और ये काम आप सारा कहाँ पर कर रहे हो, एक बीकर के अंदर कर रहे हो। आपने ए के लिए मान लो 50 मालिक, समझिएगा इस बात को, ए के कितने लिए, मान लीजिए 50 हैं, ए 50 हैं, बी भी कितने हैं स्टूडेंट्स, वो भी 50 हैं। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जब ए 50 हैं, बी भी कितने हैं, 50 हैं, ये इनकी जो मैंने लिए हैं ना, ये आपके पास मैंने ए का मैस लिया है और मैंने बी का मैस लिया। अच्छा, जब एक रिएक्शन होता है ना, याद रखिए ये इसका सारे मैस हिस्सा नहीं लेते, हम क्या करते हैं, उसका जितना मैस हिस्सा लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एक्टिव मैस। एक्टिव का ये मतलब ऐसे नाम से ज़ाहिर है, वो जो उस वक्त हाजिर हो, मतलब उस वक्त क्या हो, मौजूद हो, जो रिएक्शन में हिस्सा लेगा। अब मानते हैं मैंने ए का 50 लिया, बीकर के अंदर बी का भी कितना लिया, 50 लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ए के सारे 50 ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, बी के सारे 50 ने हिस्सा लिया, नहीं। मान लीजिए फ़र्ज़ किए मैंने ए तो लिया, लेकिन रिएक्शन में उसने बी के साथ जो रिएक्ट करने के लिए हिस्सा लिया, मान लीजिए वो इसके सिर्फ जो है ना 20 ने हिस्सा लिया। कितने हिस्से, 20 ने। बी के मैंने 50 लिए यहाँ पर, उसने ए के साथ मिलने के लिए कितना लिया, आपके पास मान लीजिए कि उसने 30 लिया। तो ये आपके पास ए के 50 टोटल मैंने लिए, लेकिन रिएक्शन में हिस्सा कितने ले रहे हैं, सिर्फ 20। अच्छा, ए के सॉरी बी के मैंने 50 लिए, उसका रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए कितने हैं, सिर्फ 30। तो असल में जो रिएक्शन की स्पीड है वो हम इससे नहीं बता सकते, याद रखिए, हम मैस से नहीं बता सकते, हम रिएक्शन की स्पीड उसके एक्टिव मास से बताएंगे, वो वाला मैस जो उसके रिएक्शन में क्या कर रहा है, एक्चुअल में हिस्सा ले रहा है। तो जो एक्चुअल में हिस्सा लेगा तो हमें रिएक्शन की स्पीड ये बताएगा, क्योंकि अगर ये वाला रिएक्शन हो रहा है, इसमें मैंने लिए तो 50-50 से, लेकिन अगर वो उसके 20 हिस्सा ले रहे हैं, इसके 30 हिस्सा ले रहे हैं, तो भाईजान रिएक्शन की स्पीड इनसे पता चलेगी, ना कि इससे पता चलेगी। और बाकी तो एक्टिव है ही नहीं ना, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो तो सिर्फ ए के सिर्फ 20 हिस्सा ले रहे हैं, 50 में से
उसके 30 बी के हिस्सा ले रहे हैं, तो हमें रिएक्शन की स्पीड इनसे पता चलेगी, ना कि उससे पता चलेगी जो बी कर में आपने 50-50 लिए थे। तो स्टूडेंट्स हम करते क्या हैं, इस चीज़ को बोलते हैं एक्टिव मास। नाम से अगर वो वाला मास जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा हो वो एक्टिव मास है, और बाकी ऐसा समझ लें कि वो इनएक्टिव मास होता है, वो मास जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होता। तो कॉमन सेंस की बात है ये। अब इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो अब आप इन दोनों को समझना बहुत ही आसान है। देखो स्टूडेंट्स, आसान सी बात है, ए के लिए 50 हिस्सा कितने ले रहे हैं, 20। बी के लिए 50 हिस्सा कितने ले रहे हैं, 30। अब ज़ाहिर बात है, पहले मैं सिर्फ ए की बात करता हूँ, समझ आ रही है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ए की बात करूँ तो ए के हिस्सा ले रहे हैं सिर्फ 20, और बी के कितने हिस्सा ले रहे हैं, 50 में से ये आउट ऑफ 50 उसके 20 हिस्सा ले रहे हैं, आउट ऑफ 50 उसके कितना, सिर्फ 30 ले रहे हैं। तो देखो ना, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, ए के 50 में से सिर्फ 20 हिस्सा ले रहे हैं, बी के 50 में से 30 हिस्सा ले रहे हैं। तो आप ज़रा छठी हिस्सा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें, क्या रिएक्शन में रेट बी ए वाले का ज़्यादा होगा या बी वाले का ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स बी वाले का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसकी मिकदार ज़्यादा है जो रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो वजह रिएक्शन की रेट जो होगा ना, स्पीड, बी का ए से रिएक्ट करने की जो स्पीड है ना, ये बी की रिएक्ट करने की स्पीड ए से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, और ए की रिएक्ट करने की स्पीड बी से कम होगी। क्यों? क्योंकि ए की कंसंट्रेशन, उसका जो ए का एक्टिव मास है वो थोड़ा है और बी का एक्टिव मास क्या है, वो ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, सिंपल आपको बता दूं, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो जिसका जितना ज़्यादा इंडिविजुअल का, ठीक है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का जितना ज़्यादा आपके पास एक्टिव मास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लें, उतना ही उसका ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा। मतलब उतना ही ज़्यादा वो रिएक्शन में क्या लेगा, हिस्सा लेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इसका मतलब ये हुआ, ए और बी में से ए रिएक्शन में हिस्सा कम लेगा, बी रिएक्शन में हिस्सा ज़्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि ए का एक्टिव मास कम है और बी का एक्टिव मास ज़्यादा है। अगर ए का 30 होता, बी का 20 होता, मैं कहता ए ज़्यादा हिस्सा ले रहा है, बी क्या ले रहा है, कम हिस्सा ले रहा है। तो यहाँ से यही बात जो मैंने आपको समझाई है, ये एक की बात अभी हो रही है, इनकी आपस में मिलने, मतलब इसके खुद का हिस्सा लेना, मतलब ए खुद भी तो हिस्सा लेगा ना, बी। अभी अलग अलग समझें, भी ए कितना हिस्सा लेगा रिएक्शन में, बी कितना हिस्सा लेगा रिएक्शन में, ए की कितनी स्पीड होगी, बी की कितनी होगी। अभी सिर्फ ए को समझें और बी को अलग अलग समझने के लिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन की ये पहली वाली क्या आपके पास डेफिनेशन है, द रेट, वो वाली स्पीड एट विच अ सब्सटेंस, मान लो कि सब्सटेंस वो ए है या बी है, रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो ये पहली डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई कि जो सब्सटेंस होगा वो सब्सटेंस अगर ए हो या अलग पढ़ें इसको बी हो, तो वो सब्सटेंस ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। वो चाहे ए हो, बी हो या सी हो, कोई भी हो, ए का पता हमें तब चलेगा कि वो कितना ज़्यादा स्पीड के साथ रेट में रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। वो डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास अपने रिएक्शन में उसका कितना हिस्सा ले रहा है। उसके मास का नहीं बताना, ये नहीं कहना कि सर 50 हिस्सा, नहीं, उसका एक्टिव मास कितना हिस्सा ले रहा है। बी का हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन में किस रेट के साथ वो स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसका एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्शन में हिस्सा लेने की, जो रिएक्ट करने की स्पीड है, वो उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? आप स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगर ए की रिएक्ट करने की स्पीड इतनी है, बी की इतनी है, इन टोटल की अगर मैं बताऊं तो ये टोटल कितना हिस्सा ले रहे हैं, ये टोटल 50 हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, इनका ए और बी का टोटल मास कितना था, 100 था। एक अगर अब ना दोनों को इकट्ठे चलाते हैं। अच्छा, ए का टोटल मास मैंने 50 लिया था, बी का कितना लिया था, 50। अब टोटल हिस्सा लेने वाले कितने भाईजान, मास दोनों का कितना है, बी कर के अंदर यहाँ पर 100 है। तो भाईजान उस 100 का हमने कुछ नहीं करना, हमने करना है, हमें वो मास बताओ जो रिएक्शन में हिस्सा लेगा। अच्छा, ए का हमने पहले पता है कितना, 20 हिस्सा ले रहा है,
बी का कितना 30 हिस्सा ले रहा है, तो 100 में से दोनों का मैस कितना हिस्सा ले रहा है 50। तो याद रखिए इन दोनों के मैस 50 हिस्सा ले रहा है, तो ये जितना ज़्यादा होगा, अगर ये 100 में से एक मान लीजिए कि एक ऐसा है कि ए और बी का मान लीजिए कि दोनों का फॉर एग्ज़ाम्पल इसका 30 हिस्सा लेता, इसका 40 हिस्सा लेता, फ़र्ज़ करते हैं, मतलब दो कैटेगरी मैंने बना दी। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ए का 20 हिस्सा ले रहा है, दूसरे में इसका 50 में से 30 ले रहा है, ये कंडीशन नंबर 1 कर दो। दूसरा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए का ना एक्टिव जो मैस है उसमें से एक्टिव मास उसका 30 हिस्सा ले रहा है, और बी के मैस में से जो उसका एक्टिव मास हिस्सा ले रहा है वो कितना है 40 है, ये दूसरी कंडीशन है। तो देखो ना, जब अलग से वो रेट उसका ज़्यादा है, बी का भी अलग से रेट ज़्यादा है, तो इन दोनों का, क्योंकि इकट्ठे देखो या अलग देखो उनका मजमुआ ही तो रिएक्शन करेगा ना। अब इन दोनों का मजमुआ कितना होगा 70 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से एक बात क्लियर है कि चाहे अलग वैल्यू हो उनको, क्योंकि है तो इकट्ठे रिएक्शन तो उन्होंने इकट्ठे करना है, जिनकी अलग अलग एक्टिव मास की वैल्यू ज़्यादा हो तब भी उनका रेट ज़्यादा होता है, और चाहे उन दोनों को जमा कर दो तब भी उनका रेट क्या होता है उसी लिहाज से होता है। अब इन दो का रेट इंडिविजुअल का एक्टिव मास जमा करो, 30 और 20 कितना होगा 50, और इनका कितना है नीचे वाले की कंडीशन 30 और 40 कितना है 70। तो भाईजान इनकी 70 वालों की रिएक्शन करने की स्पीड ज़्यादा होगी बनिस्बत कि इनके 50 के। क्यों? क्योंकि इनके सारे रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है, इनके सारे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट 70 निकला है, एक और रिएक्शन उसका कितना निकला 50। तो भाईजान जिसका सारे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी ज़्यादा निकले एक्टिव मास का, उसकी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, और जिसकी क्या होती है कम निकले उसकी स्पीड क्या होती है कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ असल में डिपेंड इंडिविजुअल पे कर रहा है। जिनके इंडिविजुअल का एक्टिव मास ज़्यादा होगा उनका ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का भी क्या होगा एक्टिव मास ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कहानी थी एक्टिव मास की। अब इसी डेफिनेशन को, ये जो 70-50 वाली कहानी है, यहाँ तो ए बी का अलग देखा, अब यहाँ पर हम ए और बी का इकट्ठे देखेंगे मास। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब वहाँ क्या था सिर्फ एक की बात की, भजन ए कितनी स्पीड से करेगा वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे पूरे के पूरे रिएक्शन की बात करेंगे। भजन पूरे रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? ज़ाहिर बात है पूरे रिएक्शन की स्पीड उसके सारे रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। अगर यहाँ तो ए और बी हैं, अगर 3 होते तो मैं यहाँ पर ए और बी और सी तीनों को जमा करता, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसे रिएक्शन होता ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू डी प्लस एफ प्लस ई, तो इसका एक्टिव मास कितना है 20 है होता फॉर एग्जांपल एक्टिव मास। सबके मान लीजिए 50-50 मास से, इसका कितना हिस्सा ले रहा है 30 ले रहा है, इसका हिस्सा कितना ले रहा है 20 ले रहा है, तो ये आपके पास कितना हो जाता है इसका 70। तो ये इसके प्रोडक्ट होता, जिनकी ये सबका सम ज़्यादा निकलेगा ना जिसका, उसके रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर आपने एक रिएक्शन का स्पीड बतानी है तो आपको उन सब के एक्टिव मासेस को जमा करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उनका एक्टिव मास कितना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मैसेज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। देखें एक्टिव मैसेज इसका इन सब के इकट्ठे करने के मजमूए पे क्या करता है डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होता है, इसकी 2 डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन इंडिविजुअल के लिए है कि भाई इंडिविजुअल का जितना होगा आपके पास एक्टिव मास उसका रेट भी उतना ज़्यादा होगा। ये सब का है, यहाँ सारे रिएक्टेंट का एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा उस रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली उतनी ही क्या होगी ज़्यादा होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को हमने समझ लिया है। एक्टिव मास की आपको एक आसान सी बात बताता हूँ। आप ना अगर मान लीजिए 5 किलो चावल लेकर आते हो, ठीक है 5 किलो, और 5 किलो में से अगर आप ना 2 किलो चावल पका लेते हो और 3 किलो घर में रख देते हो, ठीक है। अच्छा, वो जो 2 किलो चावल आपने घर में पकाए हैं वो आपका एक्टिव मास है। क्यों? क्योंकि एक्टिव मतलब वो पक रहा है, मतलब वो आपने बना लिया, वो उसमें हिस्सा ले रहा है, ठीक है, उसमें हमने उसको पका लिया। लेकिन जो 3 किलो आपने रख दिए कि हम फिर पकाएंगे, वो आपका कौन सा है, वो मास है। तो एक्टिव मास वो बोलते हैं जो एक्चुअली क्या लेता है हिस्सा लेता है। तो रिएक्शन की भी बिल्कुल सेम वही कहानी है।
तो अगर मैं सिंपल बात बताऊं तो रेट ऑफ, जो ओवरऑल समरी मैंने अभी पढ़ा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सादा लफ्ज़ों में कहूं तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब एक्टिव मास जो होता है ना, इसकी एक आसान सी मिसाल दूं, एक्टिव मास को हम ना ऐसे दो बड़ी ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। इसका दूसरा नाम भी एक होता है, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो ये एक्टिव मास लिखा हो या मोलर कंसंट्रेशन, परेशान नहीं होना। तो मतलब दूसरा लफ्ज़ में रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास पे डिपेंड करता है या रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसको हम किससे, ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। ये मोलर कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम ज़ाहिर करते हैं, इसका एक यूनिट होता है, उसे बोलते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल आपने 9th में पढ़ा होगा। मोल का ये मतलब होता है आप एक बीकर में, मान लीजिए एक बीकर है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम को आप डेसीमीटर क्यूब में शो कर दो, उसके अंदर कितने आपके पास यहाँ पर उनके रिएक्टेंट के मोल हैं, इस सेंस में, मतलब इसको हम मोलैरिटी पढ़ते हैं या आपने पढ़ा होगा, इसे मोलैरिटी की सेंस में बोला जाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, या फिर किसके, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में क्या करते हैं, शो करते हैं। अब मैं एक जनरल रिएक्शन लेता हूँ। मान लीजिए ए और बी मिलते हैं और क्या बना देते हैं, सी और डी बना देते हैं। अच्छा, जब इनका कुछ देर के बाद क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ए और बी रिएक्टेंट हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट हैं। अच्छा, इनका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा फिर कौन सा होगा, रिवर्स होगा। मैं इसमें दो रिएक्शन है, ठीक है, एक फॉरवर्ड में है जिसमें ए और बी मिलकर सी ओ डी दे रहे हैं, रिवर्स में सी ओ डी मिलकर क्या दे, ए और बी दे रहे हैं। अच्छा, जो ए और बी है, मेरी बात सुने, अब जो आगे जाने की स्पीड है वो कौन सी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है, जो वापस आने की कौन सी है, वो रेट ऑफ रिवर्स है। तो मुझे ये बताइए, आगे जाने की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? ज़ाहिर बात है आगे जाने की स्पीड इनके ऊपर डिपेंड, ये जितना ज़्यादा मिलेंगे या जितना ज़्यादा इन दोनों का एक्टिव मास होगा उतनी ही ज़्यादा आगे से प्रोडक्ट बनेगी, उतनी ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ जो फॉरवर्ड है, आगे जाने की स्पीड डिपेंड करती है ए और बी के ऊपर। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये एक्टिव मास, मतलब वो वाला मास नहीं है जैसे था 50 और कितना लिया था 50, इसका 20 और कितना लिया फॉर एग्जाम्पल 30। तो भाईजान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जाने की स्पीड डिपेंड करती है ए के कितने एक्टिव मास हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपने ए लिखना है ना कि, अच्छा उसके बाद और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साथ में आपके पास बी के, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? जितना ज़्यादा ए और बी मिलेंगे उतना ज़्यादा क्या बनेगा, सी ओ डी बनेगा। तो ये दूसरी डेफिनेशन हुई, आप समझ लें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जितना ज़्यादा ए का एक्टिव मास होगा, जितना ज़्यादा बी का होगा, इन दोनों का मान लीजिए मिलाया तो कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। अगर 70 होता तो उसको और ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड होती। So rate of forward reaction is directly proportional to the molar concentration of A, ठीक है, ये एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। अच्छा, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म अगर हम करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आर एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह मैं अगर इक्वालिटी का साइन दूँ तो यहाँ पर साथ में कांस्टेंट K लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, हम फॉरवर्ड के लिहाज से भी बता रहे हैं, रिवर्स की बात नहीं की, तो उसको के के साथ छोटा सा एफ लिख देंगे जिसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड है। तो ये आपके पास ए और कौन सा है, बी। तो मतलब इस इक्वेशन को देखने से ये पता चला कि आगे जाने की स्पीड डिपेंड करती है ए और बी दोनों के एक्टिव मास के ऊपर। तो इसे इक्वेशन नंबर आप स्टूडेंट्स 1 कह दें। इसी तरह से रिवर्स का भी तो बता सकते हैं। अच्छा, रिवर्स वापस आने में ये रिएक्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा COD मिलेंगे उतने ज़्यादा क्या बनेंगे, और बी। तो वापसी के ऊपर रिएक्टेंट ये वाले हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। जितना ज़्यादा C का एक्टिव मास होगा, B का इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन की वापसी की स्पीड होगी। तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या कर दें, ख़त्म कर दें, तो इसकी जगह बराबर आ जाएगा और K के साथ, क्योंकि ये रिवर्स वाला रिएक्शन है, साथ में छोटा सा R लिख देंगे।
और R और साथ में इसके ऊपर ये लिख देंगे। तो यहाँ से एक बात पता चली आपको, फॉरवर्ड डिपेंड कर रहा है ए और बी के ऊपर, ना कि सी ओ। क्योंकि सी ओ डी पर क्यों डिपेंड करे? क्योंकि मिलना तो इन्होंने है ना, ये मिलेंगे तो वो बनेगा। तो फॉरवर्ड डिपेंड करता है ए और बी पर, रिवर्स डिपेंड करता है सी ओ डी के मिलने के ऊपर, क्योंकि इन्होंने मिल कर आगे ये देना है। तो इसे इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आपने ये पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम के ऊपर। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, मेन हमने पॉइंट पढ़ा है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिवर्स के, तब हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। तो मान लीजिए कि रिएक्शन अब क्या आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर ये वाला पहुंच चुका है, जितना आगे फॉरवर्ड जा रहा है उतना रिवर्स में आ रहा है। तो इसी तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर है, इसके। तो आप इसको लिख दें इसकी जगह पर, उसकी वैल्यू तो के एफ इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन है और कौन सा है, बी की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आर आर का कौन सा है, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, के आर है, जो कि सी की कंसंट्रेशन है और किसकी है, डी की कंसंट्रेशन है। अच्छा होता क्या है, अब ये जो के एफ और के आर है, ये क्या है, ये जो के एफ है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये कौन सा होगा, ये रेट कांस्टेंट किसका होगा, आपके पास रिवर्स का होगा। रिवर्स रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करते क्या हैं, ये दोनों चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है ना, बदल रही हैं। मतलब ये ऐसा ऐसा कम होते जाएंगे तो सीओडी बढ़ते जाएंगे। तो जो चीज़ें चेंज होती हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल, उनको एक साइड पर रखते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पर। तो इस कांस्टेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाईजान आप इस साइड पर आ जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, के एफ इधर था, इधर मल्टीप्लायर होता है, इधर आके क्या होगा, इसके नीचे डिवाइड होगा, इधर इक्वलिटी का साइन। अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसे हम, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसे उधर ले जाते हैं हम। तो ओवरऑल सी और डी, और यहाँ पर क्या है, इसका नीचे ए और बी है। अच्छा ये के एफ और के, ये दो कांस्टेंट हैं। असल में ये दो कांस्टेंट जो अभी मैंने स्टार्ट में बताया था, के एफ बाई के आर, एक और कांस्टेंट वही होता है जो कि इक्विलिब्रियम, इसका नाम होता है के सी के बराबर होते हैं, इसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्या नाम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वही वाला कांस्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया था, इसी से आपको रिएक्शन की क्या मिलेगी, एक्सटेंट, हद का पता चलेगा, भजन शुरू होने वाला है, ख़त्म हो रहा है। इसी से आपको पता चलेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, वो फॉरवर्ड में जा रहा है, रिवर्स में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। तो ये केसी बड़ा काम का है। अगर ये वाला इसके बराबर है तो मैं इसे हटा कर उसकी जगह केसी लिख सकता हूँ, तो आसान सी बात है। इसका मतलब है केसी किसके बराबर है, केसी किसके बराबर है, आपके पास सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन और ए की मोलर कंसंट्रेशन और किसकी है, डी की मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल पर ये वाली इक्वेशन आती है। अगर हम इसे गौर से देखें तो ये कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, ये एक आसान सी चीज़ है। सी और डी असल में क्या है, आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ए और बी क्या थे हमारे पास, इस रिएक्शन के क्या थे, रिएक्टेंट थे। तो पता चला केसी और कुछ नहीं है, बल्कि केसी तो सिंपल सा है, मतलब ये प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन है और किसकी है, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है। तो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, केसी बोल देते हैं। तो भाईजान जिस रिएक्शन में आप अगर इसको गौर से देखें, केसी का जवाब कब बड़ा आएगा। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो आप जानते होंगे, जब ऊपर बटे के ऊपर बड़ी रकम हो और नीचे छोटी रकम हो, जवाब ऑटोमेटिकली बड़ा आता है। कैसे, मान लीजिए अगर प्रोडक्ट फ़र्ज़ कर लेते हैं, प्रोडक्ट अगर आपके पास 10 हैं और रिएक्टेंट हैं 2, जवाब कितना आएगा, 5। प्रोडक्ट ज़्यादा है आपके पास, रिएक्टेंट कितने हैं, सिर्फ 2 हैं मान लीजिए, उसका जवाब कितना आएगा, 5। और अगर उल्ट कर दूं, प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ 2 बने हों और रिएक्टेंट अभी वैसे के वैसे, मतलब इन्होंने ज़्यादा ना मिले हों,
तो इसका जवाब कितना आएगा 0.2। तो मतलब के सी की वैल्यू थोड़ी है। तो भाईजान जिसकी के सी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना, इसका मतलब है रिएक्शन उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या है चल रहा है। वो ऑलमोस्ट आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन गए हैं, रिएक्टेंट क्या हैं थोड़े हैं। तो हम इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं इनका मुआवजना करके हम ये भी देख सकते हैं उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसकी एक्सटेंट कौन सी है। लेकिन अभी यहाँ तक हम ये अभी नहीं करने वाले। हमारा ताल्लुक ये नहीं है कि अभी हम ये साबित करें कि डायरेक्शन कैसे पता चलती है, एक्सटेंट कैसे पता चलती है। तो अब तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। गोल्डबर्ग और वेग ने एक सिंपल रिएक्शन का ये बताया था कि फॉरवर्ड डिपेंड करता है रिएक्टेंट के ऊपर और रिवर्स डिपेंड करता है जो यहाँ प्रोडक्ट, क्योंकि वापसी के ऊपर ये आए तो ये उस रिएक्टेंट, ये आपस में जितना मिलेंगे तो ये बनेंगे ना। तो देखो फॉरवर्ड डिपेंड करता है इनके ऊपर, रिवर्स इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने ये मिलेंगे तो उतने ये बनेंगे ना हमारे पास। तो एक तो केसी का बताया, इनके दो फायदे हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा रिएक्शन की स्पीड का बताया जो कि एक्टिव मास की कहानी थी। इन वालों का एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्ट देंगे, और सीओडी का जितना ज़्यादा एक्टिव मास बनेगा वो उतना ज़्यादा क्या देंगे, ए और बी देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास लॉ ऑफ मास सेक्शन। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इसका हम इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक जनरल एक्सप्रेशन के साथ इसको हम प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ मास सेक्शन का इसका पार्ट बी जो है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में, और साथ साथ मैं काफ़ी सारी एग्जांपल भी करवाऊंगा आपकी। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहेंगी हैं तो वो सारी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।